स्टूडेंट, अपना चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसमें आइसोमेरिज्म अपनी कंप्लीट हो गई। आज अपन करते हैं वीबीटी इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में भी अपन वीबीटी पढ़ते हैं, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं। उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, उनकी भी किस तरीके की शेप होगी, मैग्नेटिक बिहेवियर है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उनकी कलर प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दी गई थी वीबीटी। इसके बारे में अपन यहाँ पे स्टडी करें। अब देखो, वीबीटी पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप कैसी होती है। यहाँ पे तो जो डी सबशेल है उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो अब इनकी शेप देखो, ये जो 3 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, डी डबल डबल शेप होते हैं। तो इसमें जो इसकी जो लॉब्स होती है वो होती है इन बिटवीन द एक्सिस, यानी जो एक्स वाई और जेड एक्सिस है उनके बीच में इसकी लॉब्स होती हैं। तो एक्स वाई, डी एक्स वाई है, तो जो दोनों लॉब्स होती हैं वो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक लोब यहाँ भी और एक ये लोब। इसी तरीके से डी वाई जेड है, तो इसकी जो लॉब्स होती है वो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में होगा। ये वाई एक्सिस है और ये वाई और ये जेड एक्सिस, इसके बीच में इसकी ये लॉब्स होती है। अब थर्ड है डी एक्स जेड, यानी एक्स और जेड एक्सिस के बीच में इसकी लॉब्स होती है। तो ये तीनों जो डी ऑर्बिटल्स हैं इनके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो टर्म सिंबल दे रखा है, इनको अपन T2G ऑर्बिटल्स में कंसीडर करते हैं। अब जो दो बचे हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों की जो लॉब्स होती है वो होती है ऑन द एक्सिस, यानी एक्सिस के ऊपर की तरफ यहाँ होती है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी एक लॉब होगी वो एक्स एक्सिस पे होगी और दूसरी जो लॉब होगी वो कहाँ होगी, वाई एक्सिस पे होगी। अब जो डी जेड स्क्वायर है उस ऑर्बिटल की शेप है इन चारों से अलग होती है। उसमें एक लॉब होती है वो जेड एक्सिस पे होती है और एक डोनट टाइप की रिंग होती है। ये देखो बीच में रिंग है, वो किधर फैली है, एक्स और वाई एक्सिस पे। तो बीच में एक डोनट रिंग है, डोनट यानी एक गोला, इसमें बीच में होल है। तो ये रिंग है वो एक्स और वाई एक्सिस पे फैली हुई है और जो लोब है वो कहाँ फैली हुई है, जेड एक्सिस पे फैली हुई है। और इसके लिए जो टर्म, इन दोनों के लिए जो टर्म यूज में ले रखी है वो कौन सी है, एज। तो जो डी ऑर्बिटल्स है उसमें 3 आ गए T2G ऑर्बिटल्स में और 2 आ गए EG ऑर्बिटल में। T2G ऑर्बिटल्स है उनकी लॉब्स होती है इन बिटवीन द एक्सिस, यानी एक्सिस के बीच में होती है, और जो EG ऑर्बिटल्स है उनकी जो लॉब्स होती है वो ऑन द एक्सिस यानी एक्स के ऊपर की तरफ होती है। अब देखो, अब अपन बढ़ते हैं मेन वीबीटी, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, यानी मेटल और लिगेंड आपस में जुड़ के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो उनमें किस तरीके से बॉन्ड बनेगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी दी है, पहली थ्योरी है वो कौन सी आती है इसमें, वीबीटी। अब यहाँ देखो, इसके अकॉर्डिंग है सेंट्रल मेटल है, एटम हो सकता है, यानी न्यूट्रल है तो सेंट्रल मेटल एटम कहेंगे, और वो आयनिक फॉर्म में है तो वो उसको क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। वो क्या करेगा, उसका जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है उसका जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उसके इक्वल संख्या में वो वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करवाए। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन प्रोवाइड वेकेंट ऑर्बिटल्स इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो मेटल है वो 4 वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाएगा। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, जिस तरीके से देखो COH2 6+2, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो कोबाल्ट है वो क्या करेगा, 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं वो प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करवाएंगे सब अलग अलग शेप के होते हैं यहाँ पे, जैसे एक S है, P है, D है।
तो क्या होगा, जैसे S है, P है, D है, सबकी शेप अलग अलग होती है, तो सारे ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में मिक्स होके किसका फॉर्मेशन करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। ये अपन हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ चुके होते हैं कि जो अलग अलग शेप के ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में मिक्स होके सेम शेप एंड सेम साइज, ठीक है। इन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी शेप भी एक जैसी होगी और उनकी साइज है वो भी एक जैसी होंगी। जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही बाद में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज एंड फॉर्म सेम साइज एंड शेप हाइब्रिड ऑर्बिटल ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में क्या करेगा, मेटल है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने का काम कर रहा है, यानी मेटल है वो किसका काम करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करेगा, और जो लिगेंड है वो किसका काम करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा। लिगेंड इज ए इलेक्ट्रॉन डोनर। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग, अब यहाँ पे क्या होगा, मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है और मेटल है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है। तो लिगेंड के लोन पेयर कंटेनिंग जो ऑर्बिटल है, यानी जिन ऑर्बिटल्स में लोन पेयर प्रेजेंट है, और मेटल के कौन से ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो वेकेंट है। ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर देखा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर लेने के लिए वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, तो इसका लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल और मेटल के जो वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप्ड हो जाएंगे, और ओवरलैपिंग के फलस्वरूप कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जितनी ज्यादा मेटल और लिगेंड्स के ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होगी, जितनी इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनमें डायरेक्शनल कैरेक्टर होते हैं, ज्यादा होते हैं। डायरेक्शनल कैरेक्टर जितने ज्यादा होंगे ओवरलैपिंग भी उतनी ही ज्यादा होगी, जिससे बॉन्ड है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट्स है अपने बीपीटी के कि जितने कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने मेटल है वो वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाएगा। वेकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू मिक्स हो जाएंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में मेटल है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करेगी और जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा। लिगेंड के लॉन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल्स और मेटल के जो वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच में ओवरलैपिंग होगी और ओवरलैपिंग से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब देखो इसमें देखते हैं कि कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी किस प्रकार होगी। अब अभी बीबीटी में अपन ने देखा कि लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अब लिगेंड जब मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो मेटल के चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। और मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल्स या तो न्यूट्रल होती है, कैटायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी तो वो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। बट जनरल ये देखा गया कि कोऑर्डिनेट जो कॉम्प्लेक्सेज है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो स्टेबल क्यों होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरीज दी गई है। फर्स्ट है इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल मींस मेटल है वो लिगेंड को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, तो डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन जो लिगेंड का जो डोनर एटम है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, या फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्लोरीन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन या कोई और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उससे क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो क्या करेगा, मेटल से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों की अनइक्वल शेयरिंग हो जाएगी। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे, लिगेंड के जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनर एटम है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो मेटल पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मेटल का जो नेगेटिव चार्ज इसके चारों तरफ इकट्ठा
इकट्ठा हुआ था वो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, इसी वजह से इस थ्योरी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहाँ लागू होता है, जहां पे जो लिगेंड है उसका डोनर एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब यहाँ देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम, Be बेरिलियम H2O4+2, बेरिलियम पे +2 चार्ज है, लेकिन यहाँ पे H2O है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर रहा है, तो बेरिलियम है उसमें नेगेटिव चार्ज हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं और वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो जो इलेक्ट्रॉन लिगेंड ने बेरिलियम को दिए थे वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो बेरिलियम पे बचा हुआ जो माइनस चार्ज है वो है 0.04 ही हो जाए। अब यहाँ पे देखो 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे इकट्ठी हो जाएगी और वापस से जो ट्रांसफर होगा वो बहुत ही ज्यादा नहीं हो पाएगा और इस पे माइनस चार्ज है वो कितना इकट्ठा हो जाएगा, 1.18। इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स है वो क्या होगा, अनस्टेबल, और ऊपर वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल। तो जो अमोनिया के, वाटर के, फ्लोरीन के जितने भी कॉम्प्लेक्सेज हैं वो किसके थ्रू स्टेबल होते हैं, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के कारण। अब इसमें स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए दूसरी थ्योरी दी गई है यहाँ पे, बैक बॉन्डिंग या फिर पाई बॉन्डिंग प्रिंसिपल। अब देखो जनरली कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेज में क्या होता है कि लिगेंड है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अपन ने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, सिग्मा से रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्सेज में ये भी देखा गया कि मेटल के जो फील्ड ऑर्बिटल है, फील्ड ऑर्बिटल यानी जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं वो वापस से बैक बॉन्ड यानी ये जो बॉन्ड है इसका अपोजिट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और मेटल वो फील्ड ऑर्बिटल है उनसे इलेक्ट्रॉन है वो किसको देगा, लिगेंड को देगा। और ये जो बॉन्डिंग है उसको अपन क्या बोलते हैं, पाई बॉन्डिंग या फिर बैक बॉन्डिंग। अब इन पाई बॉन्डिंग मेटल के फील्ड ऑर्बिटल है वो किसके साथ में ओवरलैप करेंगे, वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड। तो नेगेटिव चार्ज है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे लिगेंड की तरफ है वो ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे जनरली लिगेंड है वो मेटल को डोनेट कर रहा है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, लेकिन मेटल है वो वापस से ट्रांसफर कर देगी इस नेगेटिव चार्ज को मेटल के भरे हुए ऑर्बिटल और लिगेंड के वैकेंट ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ट्रांसफर हो गए, लिगेंड की तरफ। ये जो बॉन्ड है इसको अपन क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड या फिर बैक बॉन्ड। अब ये बैक बॉन्डिंग में मेटल के तो डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन फील्ड है, मेटल के DXY, DYZ और DXZ ऑर्बिटल्स हैं वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज में और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पे देखो कि लिगेंड के कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं वो बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे लिगेंड के डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसमें कर सकते हैं, जैसे PR3 ट्राई एल्किल फॉस्फोरस है यहाँ पे, तो यहाँ पे फॉस्फोरस के जो वैकेंट डी ऑर्बिटल, लिगेंड के तो वैकेंट ऑर्बिटल होंगे तो फॉस्फोरस का डी ऑर्बिटल है वो वैकेंट है तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। SR2 डाइएल्किल सल्फर है तो इसमें सल्फर का डी ऑर्बिटल, ट्राइएल्किल आर्सेनिक है यहाँ पे तो यहाँ पे आर्सेनिक है उसका भी डी ऑर्बिटल है वो बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये लिगेंड से और लिगेंड के जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट करेंगे। अब यहाँ पे लिगेंड के और दूसरे कौन से ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग में तो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे बट एंटी बॉन्डिंग तो वैकेंट होंगे। एंटी बॉन्डिंग किसमें कर सकते हैं, CO कार्बोनाइल में, साइनाइड में, नाइट्रोनियम में और नाइट्राइड में। तो इन चारों में जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है लिगेंड का वो बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर। अब जो H2O और NH3 है उनमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं वो अवेलेबल नहीं है और सारे ऑर्बिटल्स हैं वो फिल्ड है यहाँ पे। तो बैक बॉन्डिंग के लिए लिगेंड के पास में वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है। तो इन दोनों में किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के थ्रू। तो ये दो थ्योरीज हो गई।
फर्स्ट हो गई अपना इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल और दूसरा कौन सा हो गया अपना बैक बॉन्डिंग। अब देखो बैक बॉन्डिंग अपन देखते हैं किस तरीके से होती है। ये कॉम्प्लेक्स है टेट्रा कार्बोनिल निकल NiCO4। अब यहाँ पे देखो CO न्यूट्रल लिगेंड है और जो निकल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पे 0। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ऑलरेडी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और लिगेंड क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर रहे हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स में तो निकल पे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इकट्ठी हो जाएगी। मींस ये कॉम्प्लेक्स कैसा होना चाहिए अनस्टेबल होना चाहिए, बट ये जो कॉम्प्लेक्स है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। अब इसकी स्टेबिलिटी को किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं अपन बैक बॉन्डिंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे मेटल के फील्ड ऑर्बिटल और जो CO अपन ने अभी पढ़ा था कि जो CO है उसमें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं वो लिगेंड के बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो डार्क कलर से दिखा रखा है यानी फील्ड ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और जो लाइट कलर से दिखा रखा है यानी ये वैकेंट है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है वो है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल्स और मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल्स है इनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। तो किसका फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो ये दोनों के बीच में मेटल और CO के बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के ऊपर की तरफ एक्स पे ही होती है, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ पे कार्बन का वैकेंट ऑर्बिटल और यहाँ पे जो मेटल है उसके फील्ड ऑर्बिटल ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसमें है मेटल से लिगेंड की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया पाई बॉन्ड हो गया। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो मेटल पे इकट्ठी नहीं होगी, लिगेंड की तरफ वापस से ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ये यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो जो एक्सिस होगी प्रिंसिपल एक्सिस होगी उसके ऊपर और नीचे की तरफ होगी। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड को ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ रिप्रेजेंट करें। ये सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है जहाँ पे CO लिगेंड है और ये सब क्या कर रहे हैं निकल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन निकल ने वापस से इसका फॉर्मेशन किया, यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। अब इसका कंफर्मेशन किस तरीके से कर सकते हैं भाई, ये पाई बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे भाई बैक बॉन्डिंग बनता है। बैक बॉन्डिंग नहीं होती तब तो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बैक बॉन्डिंग है यानी क्या हो गया यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली अगर देखा गया तो मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल बॉन्ड से कम थी। सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड लेंथ कम थी मींस यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड किस कंडीशन में होगा जब बैक बॉन्डिंग या पाई बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी में VBT के अकॉर्डिंग दो प्रिंसिपल हेल्प करते हैं। फर्स्ट हो गया इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल और सेकंड कौन सा हो गया अपने बैक बॉन्डिंग या फिर पाई बॉन्डिंग। अब इसमें जो VBT है उसमें ही कुछ टर्म्स आती है स्पिन पेयर्ड या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस। आगे आप CFT वगैरह पढ़ोगे उसमें भी ये टर्म्स काम में आएगी। ये तीनों टर्म एक जैसी है, अलग अलग थ्योरीज में इनको अलग अलग नाम दिया गया है। फर्स्ट है स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, स्पिन पेयर्ड, इनर ऑर्बिटल या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ये किन ऑर्बिटल्स को कहेंगे, किन कॉम्प्लेक्सेस को कहेंगे जिन कॉम्प्लेक्सेस में मेटल के इनर d ऑर्बिटल है, जिस तरीके से n-1 d ns np nd। तो दो d ऑर्बिटल हो गए यहाँ पे, एक इनर d ऑर्बिटल हो गए और दूसरे कौन से हो गए यहाँ पे आउटर d ऑर्बिटल। तो जिस मेटल में इनर d ऑर्बिटल है ये हाइब्रिडाइजेशन में
पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये हाइब्रिडाइजेशन में इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, उनको अपन क्या कहेंगे, इनर ऑर्बिटल, यानी अंदर वाले डी ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करें। दूसरा स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस। अब अंदर वाले डी ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट करेंगे उसके लिए क्या होगा, उसमें पहले से जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उनकी पेयरिंग होगी। इलेक्ट्रॉनों की अगर पेयरिंग हो जाएगी तो यहाँ पे पेयरिंग होगी तो उनको अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा पेयर्ड हो गए यहाँ पे तो फ्री इलेक्ट्रॉनों का स्पिन कम बचेगा, भाई ज्यादातर इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड होंगे। अब यहाँ पे देखो ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है और ये भी पेयर्ड है, और ये अंदर वाले डी ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए तो इनको क्या कर देंगे, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस, या फिर लो स्पिन। स्पिन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होंगे, इस वजह से इनको और क्या कह सकते हैं अपन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही कम होती है। ठीक है, अब इसमें जो कौन सी n-1 डी ऑर्बिटल्स है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और इनमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, d2sp3, यानी डी कौन सा, s से पहले जो डी आ रहा है यानी अंदर वाला जो डी ऑर्बिटल है वो इसमें हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब दूसरा देखो, दूसरे वाले कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगा, ns np nd। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अंदर वाला जो डी है n-1 डी है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यहाँ पे बाहर वाला जो डी ऑर्बिटल है, सबसे बाहर जो डी ऑर्बिटल होगा वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। बाहर वाला कर रहा है, इस वजह से इनको क्या कहेंगे अपन, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। और इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादातर फ्री होते हैं तो स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस, और फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इनको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, एक s ऑर्बिटल होगा, 3 p ऑर्बिटल होंगे और बाहर वाले 2 d होंगे, तो इनमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d। तो अपन हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हैं, यहाँ पे d2 पहले आ रहा है यानी अंदर वाला d पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ d2 सबसे बाद में आ रहा है यानी यहाँ पे बाहर बाद वाला जो d ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर। अब इसमें बीबीटी से अपन जो कॉम्प्लेक्सेस है उनका मैग्नेटिक बिहेवियर है वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादातर जो कॉम्प्लेक्सेस है उनकी नेचर होती है वो पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक यानी मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स का पैरामैग्नेटिक नेचर है मींस उस कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उसका पैरामैग्नेटिक नेचर है वो भी उतना ही ज्यादा होगा। अब कितना अमाउंट होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर कितना होगा, ये मैग्नेटिक मोमेंट में कैलकुलेट किया जाता है। और मैग्नेटिक मोमेंट है उसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। म्यू इक्वल्स टू √n+2 और इसकी यूनिट आती है बॉर मैग्नेटिक। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में हमें अगर कैलकुलेट करना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हमें मालूम है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, उसका मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि मैग्नेटिक मोमेंट हमें पता है तो मैग्नेटिक मोमेंट से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जिस तरीके से किसी कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो √2 तो इक्वल्स टू √8 बोर मैग्नेट। ठीक है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी कितना हो जाएगा उसका 0। ओके।